राइजिंग पाकिस्तान में आज जिस मेहमान से आपको मिलवाना है मैंने और सबीर ने यहाँ कराची सेंटर पे, वो बकौल उनके आई कोट ओके कि मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में गाने के अलावा बाकी सब कुछ किया है, सब कुछ कर हर तरह का काम किया है एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर। तो हम उनको जानते पहचानते ही हैं पाकिस्तान टेलीविज़न में। हम बहुत छोटा हुआ करता था और मुझे बिल्कुल ऐसे धुंधला धुंधला सा याद है, लेकिन बाद में रीरन में किरण कहानी एक ऐसा कराची सेंटर का ड्रामा था जिसका आज भी सोचा जाए, देखा जाए तो सभी बहुत कम मुकाबला हमें नज़र आता है। लेकिन उसके बाद फिर मंसूर कुरैशी साहब ने पीटीवी को एज ए प्रोड्यूसर ज्वाइन किया और ये हमें इनसे गिला भी है कि फिर पीटीवी की जो एक किसी इदारे की पॉलिसी होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे नज़र नहीं आए, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को टीवी पे आने की इजाज़त होती थी लेकिन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ये सारी कहानी, लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद ही हमें प्राइवेट चैनल्स पे भी और पीटीवी पे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। वी आर सो वेरी ऑनर्ड एंड प्लीज्ड एंड हैप्पी कि मंजूर भाई ने आज राइजिंग पाकिस्तान की रौनक बढ़ाने के लिए हामी भर ली। आदाब, गुड मॉर्निंग। आदाब, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने याद किया। क्यों आपने पीटीवी एज प्रोड्यूसर ज्वाइन किया? मतलब वो तो ग्लैमर एक्टिंग का किरण कहानी सुपर हिट हुआ था, आगे तो बस चल सो चलती। एक्चुअली मेरी जो इब्तदा हुई, थिएटर की इब्तदा हुई, तो वहाँ एक्टिंग के साथ लिखते भी थे, डायरेक्शन भी देते थे। ओके। फिर जब रेडियो पाकिस्तान में गया तो वहाँ सदाकार के साथ साथ प्रोडक्शंस भी किए। रेडियो स्टाफ आर्टिस्ट थे आप? स्टाफ आर्टिस्ट था। रेडियो प्लेस प्रोड्यूस किए, लिखे। तो मुझे ज़्यादा मज़ा जो है वो डायरेक्शन में आता था। अच्छा, ओके। एक्टर महदूद है अपने किरदार तक, उसके बाद छोटी सी खिड़की है जिसमें से वो खुद को देख रहा होता है। डायरेक्टर के पास 360 डिग्रीज, हर तरफ उसकी निगाह है, हर चीज़ पे उसकी नज़र है और अपनी सोच के हिसाब से अपने मिजाज के हिसाब से वो एक चीज़ बना सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अब वो ग्लैमर जो एक फनकार को मिलता है, वो सताइश परस्तिश के लेवल तक जो एक फनकार अदाकार को मिलती है, वो जो ज़माना था किरण कहानी का, तो बिल्कुल ओवरवेलमिंग एक लोगों की तरफ से चाहत मिली, तारीफ मिली, सारी सताइश मिली। वाकई मुश्किल था बहुत छोड़ना उस वक्त। मेरे सीनियर दोस्त थे काजी वाजिद मरहूम और महमूद अली साहब, वो तो नाराज़ होते थे, क्या पागलपन कर रहे हैं, क्या पागलपन है, एक्टिंग करो, क्या डायरेक्शन करो, कैमरे के पीछे कौन देखेगा तुम्हें। मैंने कहा कोई मुझे ना देखे, मेरा काम देखेंगे। तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डायरेक्शन की तरफ था। वही था ना, फेम होता है जब ऑन स्क्रीन लोग देख रहे होते हैं, स्टोरी देख रहे होते हैं क्या, उसके बाद ऑन स्क्रीन कौन आ रहा है, उसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे, वो लोगों को नहीं पता चल रहा होता। तो डेफिनेटली इट वाज अ वेरी टफ बड़ा डिसीजन। मज़ा होता है जब कोई सीरियल हिट हो गया, कैरेक्टर लोगों को पसंद आ गया। तो मैं और मोहसिन साहब कभी बाजार जा रहे होते थे, किसी रेस्टोरेंट में होते थे, लोग आके मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे। मैं बड़ा झेंपता था उनके, यार ही इज़ द पर्सन, असल बंदा तो ये बैठा है। बुला के उनको कहता था इनसे मिले, मैं इनकी वजह से हूँ, जो मुझसे काम करवाया इन्होंने काम करवाया, तो मैं मिलाता था उनसे। लेकिन आजकल के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स तो खुद भी बड़े जनाब टीवी पे आ रहे होते हैं, उस जमाने में ये रिवाज नहीं था। नहीं, उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। लेकिन फिर वो सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई। व्हेन आई बिकेम डायरेक्टर, मेरे कैरेक्टर्स हिट हो जाते थे, लोग आके उनसे ऑटोग्राफ लेके मैं कॉर्नर में खड़ा रहता था। अच्छा, इसका अपना लुत्फ होगा। मुझे वही याद आता था, मुझे यार इस तरह मैं और मोहसिन साहब जाते थे इस तरह से, तो मोहसिन साहब क्या फील कर रहे थे, इस वक्त मैं वही फील कर रहा हूँ। और फिर रिग्रेट हुआ? नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ। एक खुशी होती है कि आपके बनाए हुए कैरेक्टर मकबूल हो गए। एग्जैक्टली। देखिए आपकी बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि अदाकार तो सिर्फ एक किरदार में नजर आता है, Exactly. डायरेक्टर हर किरदार में नजर आता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, रेडियो को मिस करते हैं हमसे? रेडियो कहते हैं, रेडियो का अपना एक जादू है। रेडियो इज माई मदर इंस्टीट्यूशन। हैदराबाद में कॉलेज में मैं फंक्शंस में होस्टिंग करता था, तो मुमताज़ मिर्ज़ा साहब आए हुए थे वहाँ पर, रेडियो के बड़े जयद प्रोड्यूसर राइटर थे। उन्होंने कहा कि मियाँ कल आके मुझे रेडियो पे मिलो, मैं तुम्हारा ऑडिशन दूंगा, यू हैव गॉट अ गुड वॉइस, यह काम खुद को ज़ाया कर रहे हो।
साल में 2-3 फंक्शन होते होंगे कॉलेज के, तो वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ गया तो आप पास थे ऑडिशन, और तीसरे दिन प्रोग्राम मिल गया स्कूल ब्रॉडकास्ट का, जो फिर वीकली मुझे मिलता था। बड़ी बात होती थी उस वक्त वीकली प्रोग्राम। फिर हुआ ये कि वो तो 62-63 का ज़माना था। 65 में इंडिया पाकिस्तान वॉर लग गई, ट्रांसमिशंस का ड्यूरेशन बढ़ गया। दे वांटेड अनाउंसर्स। अब वॉर टाइम में जनरल ऑडिशन के लिए कैसे कॉल किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए लोगों पर। तो वहाँ हसन ज़की काज़मी साहब मरहूम थे, उन्होंने कहा भाई जो लड़के इस वक्त हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं उनको री ऑडिशन करें, उनमें से अनाउंसर्स निकालें। तो इस तरह मेरा ऑडिशन हुआ ना, आई स्टार्टेड द ट्रांसमिशन अनाउंसमेंट्स। वॉर टाइम के अनाउंसमेंट का वो फिर जज्बा ही अलग होता था सारा। सबीन, मेरी इंटेलिजेंस ने काम किया है कि मंजूर साहब को हार्डली सेट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर गुस्सा आता है। अच्छा, बहुत ही काम और ठंडा मिजाज लेके चलते हैं आप। स्पेशली अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो मतलब अमूमन क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आपको करना पड़ जाता है कि मिजाज गर्म हो जाता है, कभी माहौल ऐसा बन जाता है। उस सिचुएशन में भी नहीं आया तो कभी? बर्फ है, लेकिन घर से लेके आते हैं तो रखते हैं, क्या करते हैं? उसको ज़रा जब्त करना होता है, क्योंकि आई नो द रिजल्ट कि गुस्सा करने से आपका काम खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। आर्टिस्ट कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। आर्टिस्ट जब कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा तो आपका तो प्रोग्राम बैठ जाएगा। इन चीज़ों का अलग रखें। अब्दुल करीम बलूच साहब से और अमीर इमाम साहब से एक जो सीखा था कि एक मसला क्रिएट हो गया ना, अब उससे तहकीक करने बैठ जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फॉरगेट इट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप सोचो कि इसका अल्टरनेट क्या है, क्या करना है, सोल्यूशन की तरफ। तो पहले सोल्यूशन की तरफ आए, तो ताकि आपका काम हो जाए। बाद में हो सकता है कि बुला के साथियों को, भाई ये क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। अब्दुल करीम बलोच साहब का आपने जिक्र किया, तो बलोच साहब का एक बड़ा ही जबरदस्त ड्रामा था अकेला आदमी। अकेला आदमी नाम था? नहीं, उसका नाम था पाछा ही पढ़ लाओ, साय और बाजगश्त। साय और बाजगश्त। अकेला आदमी किसका था? ये नहीं, अकेला आदमी तो उस हवाले से कहा जाता है कि उसमें मैं अकेला एक्टर था। उसका नाम अकेला आदमी नहीं नहीं था? अच्छा। मैं अकेला एक्टर था, साथ में कोई मुझे क्यों देने वाला नहीं था। ये इस हवाले से मैं चाहता हूँ कि वो आप जरा हमें तफसील बताएं कि पूरे ड्रामे में एक ही अदाकार था और वो आप थे। एक ही अदाकार था और मैं था। जो सपोर्ट के लिए एक पेंटिंग थी, एक खत था और एक पिंजरे में तोता था, उसने भी काट लिया था। आपको काटा उसने? अच्छा, लेकिन ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट आजकल के ज़माने में तो लोग कहते हैं हमें तो बस ये चाहिए, कुछ चेंज वेन, ग्लैमर, उस वक्त रिहर्सल्स आते जाते रहे। पूरा एक हफ्ता स्क्रिप्ट रिहर्सल आपकी, जो पॉजेज, स्ट्रेसेस सारे उसमें तय किए जाते थे। और दूसरी खुशी की बात मेरे लिए होती कि मैं कंसेप्ट लेवल से लेकर राइटर के साथ अटैच था। जैसे वो लिखते जाते थे, मैं बैठ के डिस्कस भी करता जाता था, सारा कुछ कर। जब कंप्लीट हुआ तो पूरा ड्रामा मेरे जहन में बैठा हुआ था। उसके बावजूद 6-7 स्क्रिप्ट रिहर्सल्स राइटर और डायरेक्टर के साथ बैठ के की। फिर ड्राई रिहर्सल्स, जब इसे स्टूडियो में आए सुबह, तो उस वक्त 8 बजे काम शुरू हो जाता था। तो वी वेंट फॉर द कैमरा रिहर्सल्स। कैमरा रिहर्सल करके फिर वो दिखाई जाती थी, पूरा देखो, रिकॉर्ड भी हो जाती थी। अच्छा, इतना वक्त था? भाई हमारे पास तो इतना वक्त नहीं। तो पूरा 25 मिनट का ड्रामा जो उसकी पूरी कैमरा रिहर्सल फिर दिखाई जाती थी, एक्टर को, कैमरामैन को, सबको, म्यूजिक वाले को, कहाँ म्यूजिक मैंने अप कर दिया, कहाँ डायलॉग दब गए, उस वक्त सारी चीज़ें एक साथ होती एक साथ हो रही थी, होती थी, इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक सारा। तो उसके बाद तकरीबन 12 बजे तक हमने कुछ 5-6 कैमरा रिहर्सल्स की।
उसके बाद बलोच साहब ने कहा कि नाउ इट्स अ चैलेंज, ओके मैं रिकॉर्ड करूंगा और इसमें कोई टेक नहीं, रीटेक नहीं होना चाहिए। वो प्रेशर। थिएटर की तरह ना पूरा। जरा हमने कहा चले ठीक है बिस्मिल्लाह। तो स्टार्ट किया, वन टेक वाज ओके टेक विद ऑल साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। पूरा ड्रामा, पूरा ड्रामा एक गालिबन यही स्टूडियो था। इसी स्टूडियो में हुआ था। और कौन सा सन था ये? इट वाज 1972। 1972। गुड टाइम्स। गुड टाइम। वो जो रिहर्सल के बाद प्रोग्राम बनते थे उनका फ्लेवर अलग होता था। ये क्यों इंसान कहता है गुड टाइम्स? अब आज 2022 को भी आज से 30 बरस के बाद, 20 बरस के बाद हम पता नहीं उसके बाद क्या दिगरगू हालात हो जाएं कि आज का दिन भी अच्छा लगने लगे। क्या ये वजह होती है? क्यों इंसान को पुराना वक्त याद आता है? पुराने वक्त की जो आपकी आसानियां होती हैं ना वो हमेशा नहीं रहती। जो डिवोशन होता है, डेडिकेशन होता है काम की तरफ, वो नहीं होता। जब मर्सनरी की तरह आप काम करेंगे एज ए प्रोफेशनल, कहाँ जी ये करना आज बताएं जी क्या सीन है, मेरा डायलॉग क्या है, फिर वो बारीकी नहीं आती काम में। जब घर पे बैठ के आप स्क्रिप्ट को स्टडी करें, पढ़ें, याद करके ड्रामा न करें, समझ के करें। रटना नहीं है डायलॉग। नहीं, तो अमूमन जो कहा जाता है कि एक्टिंग जो है वो नेचुरल होनी चाहिए, कि नेचुरल ही Exactly. लगनी चाहिए, इसके क्या टिप्स हैं? अभी हमें बहुत सारे यंगस्टर्स भी देख रहे हैं, आपका काम माशाल्लाह देखा जाता है, आप एक्टिंग भी आप कर रहे हैं, आप डायरेक्शन भी आप कर रहे हैं, प्रोड्यूसर भी। सो क्या आप किस तरह से अपने एक्टर को कंफर्टेबल करते हैं कि वो नेचुरल एक्टिंग ही करे? उसको कंफर्टेबल रखें। बिंग एक्टर में कभी दूसरे एक्टर को एक्टिंग करके नहीं दिखाता था कि इस तरह चाहिए मुझे। अच्छा। मैं उसे समझाता था, एक्सप्लेन करता था कि इस तरह से ये फीलिंग्स लाओ, इस तरह के एक्सप्रेशंस लाओ, ठीक है। अब उस सेम सिचुएशन में आपके एक्सप्रेशंस अलग होंगे, इनके अलग होंगे, इनका अलग होंगे, डिफरेंट फ्लेवर होगा। और वही चाहिए, एग्जैक्टली। वरना हर किरदार एक शख्स से करे। एक शख्स सब जो है वो आपको कॉपी करेंगे तो मजा नहीं आएगा सारा। अब तो आपको हम मुख्तलिफ एड्स में भी देखते हैं और प्राइवेट सेक्टर में ड्रामे श्रामे, अब तो लाइट्स, टेक्नोलॉजी इतनी। कभी ख्वाहिश हुई कि अरे भाई अब मैं एक्टिव एज ए यंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर विद फुल एनर्जीज काम कर रहा होता और ये सब सहूलियात, ये सारे फिल्टर्स और ये कैमरे और ये लाइट्स हमें मिलते तो हम फील होता है, होता है? हाँ, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। यहाँ तक कि अब पहले तो इन कैमराओं पे कैमरामैन ही को फोकस देखना होता था, टिल्टिंग, पैनिंग, जूम इन, जूम आउट। अब रिसेंटली मैंने एक कमर्शियल किया, उसमें मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मैं पहली बार देख रहा था। के फोकस पुलर अलग बैठा हुआ था, जी 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 जी, कैमरामैन यहाँ बैठा हुआ है। वो शॉट्स ले रहा है, उसको बता रहा है कि नहीं जरा देर कर दी फोकस करने में। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मुझे समझाएं तो। तो पता चला अब ये सारा रिमोट के थ्रू हो रहा है सारा। जी, ऐप्स आ गई हैं अब तो, ऐप के जरिए आप अपने सारे पूरा सेट को। टेक्नोलॉजी बदल गई है लेकिन स्पिरिचुअली हम आगे नहीं जाएंगे। वाह वाह वाह, हम नहीं कितनी गए अच्छी आगे। वो जज्बा आगे नहीं गया, बात। जज्बा आगे नहीं गया, वो स्पिरिट आगे नहीं गई, टेक्नोलॉजी आगे चली। टेक्नोलॉजी आगे चली गई। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। वेरी ट्रू। बजाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी को बीट करते, टेक्नोलॉजी हमें बीट कितनी कर गई है। अब तो नीड बन गया ना, अब तो ज़रूरत है, इसके क्योंकि बगैर तो कोई। हमने बड़ी बड़ा बारीक काम है, ड्रामा, डायरेक्शन, एक्टिंग, इसको टाइम नहीं दे पा रहे। जब तक टाइम नहीं देंगे तो वो फूल नहीं खिलेंगे। अब तो 3 बजे सेट पे आए, 6 बजे मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना है, अब हाँ कुछ 1.5 घंटे में करना डालते होते हैं इस तरह, लेकिन उनका भी एक
होता को पहले बता दिया होता तो चलो ठीक है, उस तरह मैनेज कर लेते। हाँ एग्जैक्टली। मंजूर भाई हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। सभी ने एक छोटा सा ब्रेक लेते बिल्कुल हैं जी। और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ पुरानी यादें और गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मंजूर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं, उनके आज के काम को भी आज हम सेलिब्रेट करें। लेकिन मंजूर साहब अगर बात की जाए कि बहुत सारा काम कर भी लिया, आगे भी बहुत कुछ करना है, कैरेक्टर्स बहुत सारे कर लिए, काम बहुत सारा कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि अभी भी करने का बहुत शौक़ है कि ये मुझे करना चाहिए था, अब मुझे मौका मिले तो मैं फट से कर लूँगा। अब दिल चाहता है कि उसी तरह मैं वन मैन प्ले दोबारा करूं। वन मैन प्ले पहले 25 मिनट का किया था, 50 मिनट का अच्छा। करने को दिल चाह रहा है कि वन मैन प्ले, वन मैन ऑन द स्क्रीन फॉर 1 आवर। क्या हमारे व्यूअर की अटेंशन स्पैन इतना है? ये डिपेंड करता है आपका कंटेंट क्या है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट। कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, और उस किरदार की मूवमेंट क्या है, वेरिएशंस क्या है, क्या क्या कर रहा है। तो उसमें एक आई हैव एन आइडिया इन माई माइंड कि कोई राइटर मुझे मिले मैं जिसे समझा सकूं कि इस तरह की चीज़ बनानी है। अच्छा हाँ। नहीं तो आप तो खुद भी लिखते रहे हैं, लिखते हैं, आप लिखें। जो जिसका काम उसी को साजे। अगर मैं लिखूंगा तो फिर उसमें एक्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट नहीं करूंगा, वो दूसरे के हवाले कर दूंगा। ऐसा क्यों? मतलब अपना लिखा हुआ ऐसा नहीं होता कि अपना लिखा हुआ है तो उसकी समझ भी ज्यादा आ रही है, अच्छा कैरेक्टर में उस एक्टिंग में क्या बहुत रिक्वायर्ड सारी है? चीज़ों के मामले में आदमी बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। यार यहाँ मेरा लफ्ज़ क्यों बदला, ये क्यों बदल दिया। अच्छा। वो बड़ा जज्बाती हो जाता है राइटर। तो आपने लिखा है, डायरेक्टर के हवाले करें, वो काम करें। तो राइटर ढूंढ रहे हैं आप आजकल? या कौन अच्छा लिख रहा है आजकल? मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। एक मेरे दोस्त हैं, वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहे। बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब। अरे वाह, इज गुड राइटर। अहमद भाई की तो क्या कमाल का राइटर है भाई। उनका एक दो लिखा हुआ प्ले भी मैंने यहाँ पीटीपी से किया, तो उनकी तहरीर में खासा डेप्थ महसूस हुआ और लुत्फ आया। कितने अफसोस की बात है। अब खैर मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके कहने का मतलब ये है कि आजकल के लिखारी अच्छा नहीं लिख रहे, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो आपके कहने का यही मतलब है, इसलिए कि आज से 30 बरस पहले के बड़े लिखारियों के नाम हम गिनने बैठे तो उंगलियां खत्म हो जाएंगी, दर्जनों हमारे सामने एग्जैक्टली थे। ये जो कहते अच्छा, इस वक्त आई एम सॉरी टू पॉइंट आउट कि इस वक्त जो भी राइटर्स आए हैं उनके बैकग्राउंड में लिटरेचर नहीं है। पहले जो राइटर्स आए थे उनके बैकग्राउंड में लिटरेचर था। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, नॉवेलिस्ट थे। नहीं तो पढ़ा था उन्होंने, और खुद नहीं लिखा था बाहर कहीं, पढ़ा जरूर था। तो फिर जब तहरीर की तरफ आएंगे तो फिर बड़ा खूबसूरत लिखेंगे। तो इस वक्त भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। आप बुरा नहीं कह सकते किसी को, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं। लेकिन सर अब ऐसा भी तो है ना कि कहते हैं कि आप जो राइटर है वो भी ऑडियंस के मुताबिक ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो चीज़ चलेगी नहीं, अगर उसमें ग्लैमर ऐड नहीं होगा, स्टोरी उस तरह से कमर्शियल नहीं होगी, तो फिर आगे दोबारा लिखवाएगा नहीं, कौन? काम कैसे चलेगा? ये तख्लीकी काम नहीं हुआ। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे आप टॉफियाँ बेचते रहे। कौन से फ्लेवर की टॉफी बच्चे ज्यादा पसंद करते बिकेगी हैं, तो वो कर दे। तो इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेना चाहिए, इसको एज अ पैशन लेना चाहिए Passion. आपके नज़दीक? पैशन। इसमें मैं एक मज़ेदार वाक़या बताऊं। 74 में मैं जब जर्नलिज्म में था तो उस वक्त मुझे
मेरे एडिटर साहब ने एक ऑफ़र दी थी कि मेरी सिंध गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी से बात हो गई है, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है कि सिंध गवर्नमेंट ज्वाइन करो एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑन एड हॉक बेसिस, बाद में कमीशन कर लेता। सरकारी अफसर। दूसरे ही दिन आगा साहब ने मुझे बुला लिया कि मियाँ पीटीवी ज्वाइन करो। आगा नासिर साहब। आगा नासिर साहब ने। अच्छा। अच्छा, उनका ज़रा मुझे 2-3 दिन दे दें मशवरा करने के लिए। जिस अखबार में काम कर रहा हूँ उसने उन्हें बड़े लाड से रखा है मुझे, बड़े प्यार से। मैं उनको बताया बगैर नहीं आऊँगा, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर उनसे इजाज़त लेकर फिर आऊँगा। उनका ठीक है। 3 रास्ते थे आपके पास, Yes. एक आला सरकारी अफसर, एक पीटीवी जर्नलिज्म, का प्रोड्यूसर और एक जर्नलिज्म, जो कि एक और पैशन था और वहाँ पे उसमें आप कर रहे थे काम। मैंने कहा बहुत मामला मुश्किल है, मशवरा लेना चाहिए किसी बुजुर्ग का। तो मेरे एक दोस्त थे आफ्ताब, उनके वालिद रिटायर्ड सीएसएस ऑफिसर थे अयूब खान साहब के ज़माने में, ओके। और उनके वालिद इंडियन सिविल सर्विसेज से रिटायर्ड थे। मैंने कहा ये अंकल से जाकर मशवरा लूँगा, ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड मी। मैं जब उनसे मशवरा किया तो बहुत हंसे, लेकिन अच्छा है, अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आदमी को जाना चाहिए। लेकिन 2 चीज़ें हैं, एक तरफ तो है पैसा और पावर, करियर। दूसरी तरफ पीटीवी जाओगे सिर्फ तनख्वाह मिलेगी मियाँ, तो कहाँ जाओगे। लेकिन एक बात देख लो, अल्लाह की इससे बड़ी कोई रहमत नहीं होती कि जब आपका शौक आपका रोजगार बन जाए। बिल्कुल। When your passion turns into your profession, then you will keep on enjoying to the last day of your service. मैंने कहा ओके अंकल, आई गॉट इट, मैं पीटीवी जा रहा हूँ। वो पावर एंड पैसा नहीं चाहिए मुझे। एनी रिग्रेट्स? नो नो, नेवर। बल्कि अक्सर ऐसे मौक़ों पे मुझे बड़ा इत्मीनान और खुशी होती है, आई मेड अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो थैंक्स टू सेठी अंकल जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया। अच्छा जी, आपका हमारी गुफ्तगू भी अब आखिरी मराहिल में है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का एक और पैशन, आज आपके सारे पैशन हम एक एक करके अनफोल्ड कर रहे हैं, और वो बहुत कम लोगों ने बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके ये काम किया। और अभी जब हम हमारे शो में भी वो चाइना के कार्टून्स की डब्ड कार्टून्स चलते हैं, फिर उसके बाद ये टर्किश ड्रामों का तो एक सैलाब आया, और अर्तुगरुल हमने यहाँ पीटीवी पे भी दिखाया, और उर्दू डबिंग। सो डबिंग जो है वो बज़ाहिर बड़ा आसान सा काम लगता है कि बस ये इसको तर्जुमा करो और ये जुमला अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, ये चोट लग गई थी मुझे और मैंने इसका जख्म भर दिया है, इसको तर्जुमा करो और उर्दू में बोल दो। इसके 3 मरहले होते हैं। आप इसके माहिर हैं बाय ट्रेनिंग जर्मनी से? मैंने जर्मनी से ट्रेनिंग ली इसकी, चाइना का मेथड भी वहाँ बीजिंग में मैंने सीखा। इसमें 3 मरहले होते हैं। एक स्क्रिप्ट का जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो जैसा है वो आपने लिखवा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उससे ट्रांसलेट करवा लिया, तर्जुमा करवा लिया। नाउ कम्स द फाइनल मैट के आपने लिप सिंक डायलॉग लिखने हैं, लिप सिंक डायलॉग्स, कि जहाँ होंठ जुड़ रहा है वो लगे कि होंठ जुड़ रहा है। जहां होंठ बंद होंगे तो वहां आपका भी माँ बंद। पा बा ये लफ्ज आएंगे। और लकीली हमारे पास उर्दू में 2 साउंड्स और हमें हैं मुयस्सर, एक भा एक फा, जिसमें- भाई एंड Yes, फूल। yes। वेस्टर्न में अगर हमने जो जर्मनी के प्लेज इंग्लिश में डब करते थे तो महदूद होते थे हम, माँ पा बा। यहाँ जब उर्दू में डब किए, माँ बा भा बा, जो हो गए। इंग्लिश मूवी थी जिना द मूवी, जी जी, उसको जब मैंने डब किया था तो उसके लिपसिंग डायलॉग्स भी मैंने खुद लिखे थे। पहले तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि मैं 15 दिन में, मुझे मैंने कहा नहीं ले जाइए किसी और से करवाइए। ठीक, मतलब बहुत वक्त तलब काम है ये।
मैंने कहा नहीं, कि सिर्फ तर्जुमा नहीं करना, उस जुमले को उसकी बुनत ऐसे रखनी है अदायगी के अंदर कि वो जहाँ होंठ जुड़ रहा है वो जुड़े, ताकि वहाँ करीब वही तरीन काम, वही साउंड आए। वही साउंड है। ठीक है जी। तो एक बार वो एक चैनल ने मुझे बुलाया कि जी हमारे बच्चों को आके ज़रा एक लेक्चर दें। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई नौजवानों, एक जुमला दे रहा हूँ, बड़ा आम सा है, हर फिल्म में हर ड्रामे में आता है, इसे उर्दू में आप कैसे करेंगे? आई लव यू। मैं कहने लगा था आई लव यू क्या होगा आपने? मैंने कहा बताओ इसका क्या इसको तर्जुमा, डब क्या? इसको डब कैसे करोगे? मोहब्बत नहीं चलेगा, 2 बार होंठ बंद हो रहे हैं। मोहब्बत, 2 दफा होंठ जोड़ रहे हैं, मोहब्बत। हाँ, और वो है आई लव यू, एक बार भी होंठ नहीं जोड़ रहे। नहीं जुड़ रहे हैं। दूसरा है तुमसे प्यार कर रहा हूँ, प्यार प्यार। में भी होंठ मिल रहे हैं। चाहता हूं तुम्हें। एग्जैक्टली, ये सही मैंने जवाब दिया। एग्जैक्टली, यस। तुम्हें नहीं, तुझे तुझे, हाँ, तुम्हें में मीम आ गया। वाओ, चाहता हूँ, तुझे। चाहता हूं तुझे। तो इस तरह से वो, मैं एक अच्छा डबिंग प्रोड्यूसर बन सकता यस, हूँ। जरासीम है। आप आइए कभी। मेरा ऑडिशन आज पास हो गया। तो दूसरा मैंने बताया कभी आप इमोशंस के हिसाब से रिवर्स भी कर सकते हो। ओके। एक खातून बेटे को कह रही कि उनके करीब बिल्कुल मत जाना। अब वो उसके होंठ खुले हुए हैं, उसने अपनी जबान में जो जुमला कहा उससे खुले हुए होंठ हैं। मैंने कहा भाई इसको क्या करेंगे आप? उनके करीब बिल्कुल मत जाना, ये तो गलत डब किया आपने। करीब बिल्कुल मत मत जाना, जाना। 4-5 दफा होंठ जोड़ रहे हैं। मैंने कहा इसको रिवर्स कर ले, अच्छा, अपना IQ यूज करें, रिवर्स कर ले। वो कैसे? उनसे दूर ही रहना। उनसे दूर ही रहना। हाँ, करीब मत जाना और दूर ही रहना, हालांकि बिल्कुल। वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो बड़ा डेलिकेट काम है, बड़ा ये मजेदार डबिंग काम है ये डबिंग का। अब की बार आप कोई हमारा कोई कार्टून्स देखें या कोई ड्रामाज देखें और डबिंग कोई डब फिल्म देखें, तो मंजूर भाई की बात आपने जहन में रखनी है और अंदाजा लगाना है कि यार कितनी मेहनत हुई होगी इसके ये पीछे। सारे रूल्स माइंड में रख के प्रैक्टिस भी करें कि कर भी सकते हैं कि नहीं कर भी सकते हैं कि नहीं। मंजूर भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत लुत्फ आया। थैंक यू। आपके पास तो इतनी यादें हैं, वही बात है, खजाना है, यादों की पोटली है जिसमें से फिर कभी निकालते किसी और महफिल में। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। सबीन, छुट्टी टाइम। छुट्टी टाइम, इतनी मज़े की बातें हो रही थी, ऑडियंस से हम छुट्टी चाहते हैं, गुफ्तगू हम जारी रखेंगे इसके बाद भी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।